जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम स्नोबर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से ये जो पाक भारत हालिया कशीदगी थी, इसके ऊपर एक कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में हम सारी स्नोबर की टीम जो है वो बैठे हुए हैं, जिसमें चेयरमैन साहब हैं, एम्बेसडर एजाज अहमद चौर साहब, एडमिरल खान हशाम साहब, फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, पाकिस्तान एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, एम्बेसडर नगमाना हाशमी साहबा, आप पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हैं चाइना एंड ईयू, बेल्जियम। एम्बेसडर एजाज साहब आपको पता है फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। सो सर, ऑब्वियसली आज की कन्वर्सेशन का टॉपिक यही है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई हैं कि हाउ द इंडिया इज पाकिस्तान आर गोइंग टू मूव अहेड। नरेंद्र मोदी की स्पीच इस वक्त बड़ी डिस्कस की जा रही है कि जो उन्होंने की है, पाकिस्तान के हवाले से बातें की जा रही हैं जी, कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली बड़ी कामयाबियां समेटी हैं ऑन ग्राउंड। जो है वो हमारी एयरफोर्स ने और अफवाज ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। और दूसरा बड़ी बात होती थी जी, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की इस खत्े में नहीं होगी, वो भी पाकिस्तान समझता है कि हमारी एक डिप्लोमेटिक कामयाबी है। एम्बेसडर एजाज सर, अगर सबसे पहले आपके पास आऊँ तो प्लीज़ अगर आप एक इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें, हाउ वुड यू किस इस सारी जो सिचुएशन का कैसे अहाता करेंगे, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? 22 जी। अप्रैल को पहलगाम में एक वाकया होता है और 26 लोग मारे जाते हैं। बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बुरी बात है, सबने कंडेम किया, पाकिस्तान ने भी किया। लेकिन इंडिया ने विद इन मिनट्स कहा कि पाकिस्तान ने कराया है और उन्होंने अपनी जंगी तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान ने कहा भी कि आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करा लें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और 6 और 7 अप्रैल को उन्होंने मिसाइल भेजे, जो पाकिस्तान में उन्होंने 9 डिफरेंट स्पॉट्स पे उन्होंने अटैक किया, जिनको वो समझते थे कि टेरिस इंफ्रास्ट्रक्चर है, हालांकि वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अब उस किस्म का नहीं है। मस्जिद है, मस्जिद से रिलेटेड स्कूल्स हैं। उसी पे उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ और 8 मई को उन्होंने अ, हमारे तरफ ड्रोन्स भेजे कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम खत्म करें, वो भी नाकाम हुआ। और 10 मई की सुबह उन्होंने हमारे बेसिस पे हमला किया, 3 पे। तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक पाकिस्तान को, आपको पता है कि अमेरिका एक्टिव हो गया हुआ था, सऊदी अरब एक्टिव हो गया था। हमारा ख्याल था कि डिप्लोमेसी को चांस देना चाहिए, एंड दैट्स वेयर पाकिस्तान ऑल्सो लॉस्ट इट्स कूल और पाकिस्तान ने जवाब दिया। और वो जवाब इस किस्म का था कि हिंदुस्तान में उसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। उसके अंदर उनके बेसिस के ऊपर हमले, उनकी S-400 की जो बैटरी थी उसके ऊपर, उनकी रामोस ब्रह्मोस के जो मिसाइल्स की स्टोरेज थी, और साथ में साइबर अटैक्स भी बड़े वहीमेंट किस्म के थे। तो ज़्यादा करीन यही है कि इंडियंस ने अमेरिकन को कहा कि अभी इसको रोका जाए, और हो सकता है कि इंडियंस की आर्मी ने और एयरफोर्स ने एयरफोर्स ग्राउंड हो गई थी प्रैक्टिकली। पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने पहले ही आपके फाइल समेत 6 जहाज गिरा दिए हुए। तो उनके लिए जब उधर से ट्वीट आया सदर ट्रंप का, तो वो उनके लिए बहुत ही हैरान कुन था, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइप कर दिया हुआ था इंडियन मीडिया में। उनका ख्याल था कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद अंडर अटैक हैं और ये एजेके और जीबी किसी वक्त भी ये ले सकते हैं, रिजीम चेंज करेंगे, आर्मी चीफ को अरेस्ट हो गया। ये सारी जो उन्होंने एक हाइप क्रिएट की हुई थी, वो झूठ पे मबनी थी। तो चुनाचे इंडियन गवर्नमेंट बहुत ही पजल हो गई और सारे परेशान भी हो गए, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, इंडिया के लोग, कि ये किस किस्म का ट्वीट आया। उसके ऊपर से फिर एक और ट्वीट आया कि टॉक्स भी होंगी और किसी न्यूट्रल जगह पे होगी, वो रूबियो साहब का ट्वीट था। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया कि जी कश्मीर के ऊपर मैं मीडिएशन करा सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जी तजारत जो है वो भी जो है, अगर जो करेगा तावन को उसके साथ तजारत होगी, वरना नहीं होगी। तो ये ऊपर तले ऐसे इनको सदमे मिले कि कल मोदी साहब ने फिर तकरीर की। लेकिन जब आप तकरीर को देखते हैं तो उसके अंदर वही सेम मंत्रा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, टेररिज्म पे हमारी वही पॉलिसी। यानी उन्होंने उस पूरी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप के या रूबियो के कोई ट्वीट का जिक्र ही नहीं किया, वो जो सारी जो चीजें ऑफर हुई। तो चुनाचे अच्छा, एक और भी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन ये थी कि उसी वक्त तकरीबन उससे थोड़ा पहले उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ के साथ मिलकर ये कहा कि कोई सीज फायर की वायलेशन नहीं होगी और हम ना एक दूसरे के ऊपर कोई ड्रोन्स फेंकेंगे। ये एग्रीमेंट अनाउंस हो गया उस वक्त।
तो मोदी साहब की स्पीच लगता था कि ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है कि एक पुटिंग अप ए ब्रेव फेस, लेकिन उसमें इनके लिए जो बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ गई है वो ये है कि नाउ इंडियाज पोजीशन एज articulated by Mr. Modi is pitched against the tweets issued by President Trump and Secretary of State Rubio. अब ये इस मुश्किल में है कि हम तो कहते थे थर्ड पार्टी नहीं करनी है, पर हमें करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और साथ में वो कहते थे कश्मीर का मसला तो इंटरनल है, वो अब इंटरनेशनलाइज हो गया। तो देखना ये है कि अब क्या ये दोनों आपस में भिड़ेंगे, दोनों पार्टीज, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत कीन है कि वो पीस मेकर के तौर पर उभरें, उनका जो इमेज है। अब ऐसे में एक लगता है कि इनके अंदर तनाव आएगा दोनों के अंदर इस बात के ऊपर, और मोदी सरकार के लिए भी एक जैसे कहते हैं ना सियासी मौत उनको नजर आ रही है सामने, कि अगर उन्होंने अपना कोई इसी तरीके से बड़ा फेस ना शो किया तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी आगे से आपको पता है कि उसने भी अब एक पब्लिक पोजीशन ले लिया है, तो उससे हटना तो हिंदुस्तान के लिए अब काफ़ी चॉइसेस मुश्किल हैं। वो अब इस किस्म का काम अभी इमीडिएटली तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं कर सकता, अगरचा उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि ऑपरेशन जारी है ये वो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आई थिंक दे आर ऑन ए वेरी वेरी वीक स्पॉट। हमारे लिए अलबत्ता अभी थोड़ी देर और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हमें रखनी पड़ेगी मेरे ख्याल में, और साथ ही साथ हमें अपना जो एजेंडा है वो तैयार करके उन तक ले जाना होगा, क्योंकि हिंदुस्तानी आए या ना आए, ये इस वक्त सिंपैथेटिक ईयर्स तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। तो बट आई विल स्टिल पोज दिस क्वेश्चन टू माय फ्रेंड्स हियर कि उनके ख्याल में अगले हफ्ता 10 दिन या उससे आगे क्या होने वाला है। थैंक यू। बिल्कुल एडमिरल खान शाम साहब सर, आप तो आपकी तो ये सारी डोमेन है, आपने देखा बड़े करीब से, ऐसी सिचुएशंस माजी में भी आपने देखी होंगी जारी। सर आप इसको कैसे देखते हैं, इंडियन साइड पाकिस्तानी साइड कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आई थिंक बैरिस्टर एजाज ने बड़े एक अच्छे तरीके से जो पिछले चंद दिनों की जो हैपनिंग्स थी वो बयान की, एंड बिल्कुल सही बात है कि हमें ज़्यादा ये इस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट इज़ नेक्स्ट और क्या होने वाला है, जो उन्होंने आखिर में सवाल पोज किया। मेरे अपने ख्याल में ये आप देखें कि while Pakistan has come out a victor and has emerged as a new strategic player in refound its position as a key player in South Asia and global affairs. ये जो जंग थी मेरी नज़र में एक किस्म की स्टोरी बुक between two nuclear armed state की deterrence, where their strategic deterrence is in place, थी भी कि when escalation इतनी हो जाती है, so global community gets involved and the two sides go back to the origin. But in the same context, मेरे ख्याल में जो सबसे dangerous trend इस conflict का था वो ये था कि unbridled use of missiles. ये किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट में इस तरह के सोफिस्टिकेटेड और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का बेतहाशा इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, और इसमें एरर होने के बहुत चांस होते हैं, और ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है जो कि हमें फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में कंटेंट करना पड़ेगा कि जो एस्केलेशन का लेवल था वो फार मोर देन what we expect between a nuclear armed state. इसमें बहुत सारे लेसन हो गए, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो हमें उसको लर्न होंगे और हमें नई स्ट्रैटेजीज वज़ा करनी पड़ेगी, डिप्लोमेटिकली भी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी, और साइबर के सिलसिले में जो स्ट्रैटेजी है वो सारा कुछ वो हमें रिव्यू करना पड़ेगा और नई जहदें तलाश करनी पड़ेगी। क्या होने वाला है वो तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ये एक मेरी नज़र में एक गिवन फैक्ट है कि जब तक फाशिस्ट गवर्नमेंट इंडिया में मोदी की मौजूद है या बीजेपी लेड गवर्नमेंट मौजूद है, पाकिस्तान और
इंडिया के ताल्लुकात में कोई बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती। मेरे अपने ख्याल में दो आउटकम्स हो सकती हैं। एक तो ये कि इंडिया continues to keep the conflictual situation alive और एक सिमरिंग रखे और जब उसको मौका मिले तो उसमें वो बदला लेने की एक कोशिश करे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सैनिटी प्रिवेल्स और somehow the Modi government suffers a political setback within India जो इंटरनल प्रेशर को देखते हुए बिल्डअप हो और वो गवर्नमेंट की चेंज हो जाए या कम से कम पॉलिसीज चेंज हो। तो जैसे हम ये इस अपॉर्चुनिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमें आगे बहुत सारा काम करना है, क्योंकि व्हेन द रियलिटी रियल वर्ल्ड की रियलिटी विल डॉन ऑन अस, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें डिप्लोमेटिकली भी फाइट कंटिन्यू करनी है। अपनी मिलिट्री गार्ड मेरा नहीं ख्याल कि हम एटलीस्ट 1-2 महीने तक गार्ड को लोअर कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन ईज नहीं है, लेकिन जो फोर्सेस अभी डिप्लॉयड होगी हैं जो कि रेडिली यूज हो सकती हैं, वो जब तक अपनी पीस लोकेशन पे नहीं जाती, हमें अपना गार्ड लोअर नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये ऐसा ही होगा। और जब ये निगोशिएशन टेबल पे आते हैं, और ये तभी आ सकते हैं कि जब तक थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन हो बिटवीन द टू स्टेट। मेरा अपना ख्याल है कि डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स, डिप्लोमेसी की हमने इतनी रेस्ट्रेंट शो की और बहुत सारा कोशिश की कि किसी फ्रेमवर्क के तहत कोई काम आगे चले, चाहे सार्क हो चाहे दूसरा। तो जब तक थर्ड पार्टी की इंटरवेंशन नहीं होगी, और हु बेटर देन the US or abetted by perhaps Russia and China, I think इस खित्ते की पीस के लिए ज़रूरी है कि दो ममालिक जो हैं अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। अब बिल्कुल ठीक हो गया। वैसे नगमाना हाशमी साहिबा, आप कैसे इस सारी सिचुएशन को एलैबोरेट करेंगी, इसका कैसे अहाता करेंगी? How? बहुत शुक्रिया। आई थिंक जिस खूबसूरत तरीके से एम्बेसडर एजाज चौधरी ने समंदर को कूजे में बंद करके तो ये स्टेज सेटिंग करती है इस कॉन्वर्सेशन की, और बहुत अच्छे तरीके से एडमिरल साहब ने भी जो उसका मिलिट्री एस्पेक्ट है वो बयान कर दिया है। तो इजाज़त हो तो मैं ज़रा थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक दो बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो देखें, इस कॉन्फ्लिक्ट के उसमें नतीजे में एक तो इंडिया की बहुत सारी मिथ्स जो हैं वो बस्ट हुई हैं, इंडिया के बारे में बहुत सारी मिथ्स बस्ट हुई हैं, उनके मिसपरसेप्शंस अपने बारे में थोड़ी सी जो है वो एक्सपोज हो गई हैं। और इसके साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एनालाइज करें कि कुछ हमारे बारे में जो नेगेटिव मिथ्स थी वो भी बस्ट हुई है। और देखिए, इंडिया को, और इस वक्त ना सिर्फ इंडिया को परेशानी है बल्कि दुनिया में जो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं उनको भी परेशानी है, जो उनके वैसे और वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उन्हें भी परेशानी है, और आम जनरल दुनिया को भी हैरानगी है कि ये अभी जो पिछले 2-3 दिन में अनफोल्ड हुआ है तो उसको सिर्फ हम नहीं एनालाइज कर रहे, उसको दुनिया की मिलिट्रीज भी एनालाइज कर रही हैं, उसको दुनिया के एनालिस्ट भी एनालाइज कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत कुछ उस पे लिख रहे हैं, और बहुत सीरियस बातें होनी शुरू हो गई हैं। तो देखिए, एक तो इंडिया की ये मिथ बस्ट हो गई है कि जी उससे बड़ा जो चौधरी है वो इस इलाके में कोई नहीं है, और वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होगा। और जब से उनकी को यूएस ने ये ख्वाब दिखाने शुरू किए थे, तो आपने देखा है कि उनका एटीट्यूड, उनका एग्रेशन, उनकी ईगो इस कदर की ब्लोटेड हो गई थी कि उन्होंने हर चीज़ को ब्लॉक कर दिया था। मोदी साहब ने देखें, जो थोड़ा बहुत सार्क पे चल रहा था मामला, उसको बिल्कुल बंद कर दिया। हम कहते रहे, सारी दुनिया को कहते रहे कि जी ये मामलात इस तरह हल नहीं होते, आप नेगोशिएशंस करें, लेकिन उनको इतनी घमंड थी कि उन्होंने नहीं किया। और बालाकोट के बाद हमने कहा भी अब हम भी नहीं कहेंगे,
اب ہم اس وقت نیگوسیشنز کو ایکسیپٹ کریں گے جب انڈیا کہے گا. تو دیکھیں وہ بھی ان کی بس ہو گئی ہے کہ انڈیا میں اس وقت اتنی دنیا نے دیکھ لیا کہ کنونشنل ویپنز کی جو وہ سمجھتا تھا مجھ میں پیرٹی ہے یا میں ان پاکستان سے بہت زیادہ سپیریئر ہوں، وہ بسٹ ہو گئے. دیکھیں اس میں اسٹریٹجک ویپنز تو نہیں استعمال ہوئے، لیکن ہماری جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے، جو پریسیژن ہے، جو پریپیئرنس ہے، وہ بالکل اس کا انڈیا کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ ہم سے ان کی فوج 10% 10 گنا زیادہ جو ہے وہ بڑی ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ بھی بہت زیادہ ہے. دوسرا یہ انڈیا کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک اور مت تھی کہ جی ویسٹرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت سپیریئر ہے، اور اس وقت کوئی اور دنیا کا ملک بالخصوص چائنا ملیٹریلی اس ٹیکنالوجی کو اور اس پریسیژن کو اچیو کرنے سے بہت دور ہے. تو دیکھیں وہ متھ بھی ٹوٹلی بسٹ ہو گئی ہے. اس وقت ساری دنیا یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ یہ پاکستان اور چائنا نے مل کے کس قسم کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ہے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جوائنٹ ہے کیونکہ اعزاز چودھری صاحب would agree with me کہ ہم نے تھرو آؤٹ چائنا کے ساتھ بہت کوآپریشن کی ہے اور مل کے ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی. JF-17 از این ایگزامپل اینڈ مینی ادر فریگیٹ شپس جو ہم نے اکٹھے مل کے بنائی ہیں، اور یہ جہاز ہمارے ہاں بھی بن رہے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی پہ دنیا بہت حیران ہے. دوسرا اس بات پہ بہت حیران ہے، جیسے ایڈمرل ہوشام نے بھی کہا کہ ایک نیو ملٹری پیراڈائم سامنے آیا ہے، ایک نیو وار ڈاکٹرین سامنے آیا ہے جس میں ایک کوآرڈینیٹڈ ملٹی پلیٹ فارم ملٹی ڈسپلنری کوآرڈینیشن اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ 200 کلومیٹر بیونڈ ویژول رینج آپ نے اس طرح بلاک کر کے کمیونیکیشنز اور بالکل انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا. تو اس وقت ساری دنیا سر کھجا رہی ہے. تو جہاں تک یہ سوال، اور دوسرا انڈیا کے بارے میں پہلے کہوں گی کہ انڈیا کی جو اور ایک بہت بڑی متھ بسٹ ہوئی ہے اور اس سے ہمارے آئی ٹی انڈسٹری کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا، وہ یہ کہ جی آئی ٹی میں تو ان سے بہتر ہے ہی کوئی نہیں. جسٹ بیکاز ان کے 5-10 لوگ جو ہیں وہ بڑی آئی ٹی کمپنیز کے ہیڈز ہیں یا ڈپٹی ہیڈز ہیں، اور ان کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیک آفیسز میں کام کر رہے ہیں. یہ ایک پرسپشن ڈیولپ ہو گیا تھا کہ جی الیکٹرانک وارفیئر میں اور آئی ٹی میں اور اے آئی میں شاید انڈیا کا بہت آگے چلا گیا اور ہمارا کوئی مقابلہ نہیں. تو آئی تھنک وہ بھی ایک متھ بالکل بسٹ ہو گئی ہے ان کی. اور بالکل اس طریقے سے ہم نے ان کی ویب سائٹ کو ہیک کیا، سارا ان کا موسٹ مٹیریل ہے وہ ڈارک ویب پہ موجود ہے. جہاں تک ہمارا تعلق ہے آئی تھنک ہمیں بھی مورال بوسٹنگ تو ہوئی ہے، اور لیکن جو سب سے we've talked about it a lot but I just want to talk on one aspect، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے پچھلے 40 سال سے ہم ان اسٹیٹ آف، پہلے جہاد تھا، پھر وار آن ٹیررزم، یہ وہ پوری ملک کے اوپر ایک گلوم اینڈ ڈوم کی پوزیشن تھی، خاص طور پہ اکانومی نیچے چلی گئی، یہ ہو گیا. تو ہمارے یوتھ کو، خاص طور پہ ہماری پچھلی ایک جنریشن کو، اب جو جنریشن ہے اس سے اگلی جنریشن، ان کو ایک ڈسلوژنمنٹ ہو رہی تھی کہ جی شاید انڈیا ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، دنیا میں کیا ہو گیا ہے. آئی تھنک یہ بہت بڑا مورال بوسٹر ہے ہمارے یوتھ کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے. ہم جیسے لوگوں کو تو پتہ ہی تھا، بٹ جنرل پبلک کے لیے یہ بہت بڑا مورال بوسٹر ہے کہ یہ ملک، اس میں بہت جان ہے ابھی، اور ہمارا فیوچر اسی سے لنکڈ ہے، اور ہم اس کو بہت زیادہ اور مضبوط کریں گے. آئی تھنک دیٹ پرائڈ ان بینگ پاکستانی وہ دوبارہ آ گئی ہے، اور ہمیں اس پہ بہت زیادہ توجہ دے کے اس کو اور کلٹیویٹ کرنا چاہیے، اور جو ایک پاکستانیت ہے اس کو بہت زور و شور سے اپنی ینگ جنریشن کو بتانا چاہیے. دیکھیں ملیٹریلی تو ہم نے اپنا پروف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، ڈپلومیٹکلی بھی ہم نے آپ کو پروف کر دیا ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی سگیسٹی اور کمپوزر
اور ہارڈ ڈیسیجنز لینے کی کیپیسٹی بھی پروو ہو گئی ہے. ہماری سوسائٹی کی ریزیلینس بھی پروو ہو گئی ہے. آئی تھنک یہ بہت سنہری موقع ہے انٹرنلی اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنے کا اور بوسٹ کرنے کا, اور ایکسٹرنلی آئی تھنک ہمیں اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا, کیونکہ یہ نہیں ہے. بہت سارے چینلز نے کہا کہ جی ہم لوگ یہ نہیں کرتے, ڈپلومیٹس یہ نہیں کرتے, وہ شاید زیادہ محنت نہیں کرتے, فلانا. دیکھیں, میں نے بہت سارے پلیٹ فارم پہ یہ بات کی ہے کہ ڈپلومیسی آلسو ڈپینڈس آن کہ باقی انٹرنیشنل سرکمسٹانسز اور ایٹماسفیئرک کیا ہے. تو اس وقت جو ہماری بات سنی جائے گی اس میں باقی وجوہات کی تو ایک طرف ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کی کریڈیبلٹی ایز اے رسپانسبل نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ اب کافی ایکسپوز ہو چکی ہے. جتنے اسکینڈلز ان کے نکلتے ہیں, یورینیم بک رہا ہے, یہ وہ. اور دوسرا, ان کی کریڈیبلٹی ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ ختم ہوئی ہے آفٹر دی ٹیررزم اٹیکس ان کینیڈا اینڈ یو ایس, اینڈ ان کے آسٹریلیا نے بھی لوگ نکال دیے 4 ڈپلومیٹس, یو کے میں بھی انہوں نے کوشش کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کی. تو لوگوں کو اب یہ احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جی وی نیڈ ٹو ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. تو اس وقت جو ان کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, جسٹ 2 more points, اسٹریٹجک پارٹنرز جو ہیں وہ بھی, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جی وہ کوئی ایک دم سے ان کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی چینج ہو جائے گی, لیکن ان کے لیے لمحہ فکریہ ضرور ہے. انٹرنلی جہاں تک سوال ہے, تو آج بھی کی بھی خبریں تھیں کہ آج شاید انڈیا میں کوئی یہ آر ایس ایس کی بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اور جس میں شاید یہ بھی وہ ڈسکس کریں گے کہ مودی صاحب کو ہٹائیں, اور ان کا جو آگے فور رنر ہے, جو فرنٹ رنر ان کا ہے, وہ کہتے ہیں وہ جی پریزیڈنٹ جو ہے ان کا آر ایس ایس کا جو ہیڈ ہے. تو اس لیے ہمیں بہت کوشش رہنا چاہیے. اگر کا پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے گا, آئی ڈونٹ نو, دے ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف میجورٹی, خاص طور پہ اس وقت, کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر ہی سے وہ چینج لا سکتے نہیں, یا الیکشن کال کر سکتے ہیں. تو ہمیں بالکل اپنا گارڈ 2-3 مہینے نہیں, کبھی بھی نہیں, فار دا فورسیبل فیوچر ڈاؤن کرنا چاہیے. اور ہمیں جو اپنے 3 پوائنٹس ہمیں اپنے لے کے جانے چاہیے اور وہ منوانے چاہیے, کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی ریسیپٹیو ہے. کشمیر کا ایشو, ریورسل آف 360, اور in the light of international UN Security Council resolutions and taking the Kashmiris along. دوسرا یہ انڈس واٹر ٹریٹی کو کا جو ان کا ہیلڈ ان ابیئنس ہے اس کو ختم کرائے, اور گارنٹیز لیں کہ یہ واٹر ٹیررزم پاکستان بالکل برداشت نہیں کرے گا, اینڈ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اٹ. اور تھرڈ کہ یہ ٹیررزم کا جو ڈھونگ ہے اس کو ختم کیا جائے, اور نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ٹیررسٹ اٹیک ہو, چاہے وہاں چاہے یہاں, تو اس کی تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کروائی جائے, بیکاز ٹیررزم اصل جو ہو رہا ہے وہ ان کے ہاں نہیں ہو رہا, وہ انڈیا ہمارے ہاں تھرو افغانستان اینڈ تھرو ادر مینس کروا رہا ہے. تو آئی تھنک اگر ہم یہ 3 پوائنٹس انٹرنیشنل کمیونٹی کو باور کنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو فار دا فورسیبل فیوچر پاکستان ول بی آن اے ویری اسٹرانگ فٹ. تھینک یو میڈم. عباس صاحب, اگر آپ کے پاس آؤں, اور امبیسڈر اعزاز صاحب, کہ یہ جو تھرڈ پارٹی انٹروینشن ہوئی ہے جس کو انڈیا مان نہیں رہا, کل رات اسپیچ ہوئی ہے اس میں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر ہی نہیں کیا, ورنہ تو وہ ہر بات میں ڈونلڈ ٹرمپ, مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے, لیکن ابھی کل انہوں نے جو اسپیچ میں بالکل نہیں مائی فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ کہا کہ میرا, کیونکہ آپ نے جناب یہ سیز فائر کروایا ہے. ایک تو یہ تھرڈ پارٹی انٹروینشن کو, دوسرا کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بھائی اگر تم بات نہیں کرو گے تو میں تمہارے سے کاروبار نہیں کروں گا, تو دیٹ از دیر ایک پوائنٹ یہ ہے. پھر ٹرمپ نے ایک نئی ٹویٹ بھی کی, کشمیر ایشو بھی ہمارا زندہ ہو گیا. یہ ایک تو اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیجیے گا, اور ایک میرے لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. انڈیا کہتا ہے جی کبھی بھی انڈیا کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوگا, دیٹ از این ایکٹ آف وار. امبیسڈر صاحب, ہمارے ہاں تو روز دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, ہم یہ ڈسکشن کو اتنا ڈیفینسو کیوں رکھتے ہیں, اور ہمیں اس کو تھوڑا سا, جیسے امبیسڈر صاحبہ نے بھی اس کو بات کی کہ اگر وہاں واقعہ ہو, یہاں واقعہ ہو, پاکستان میں ہو تو اس کی انویسٹیگیشن ہو, ہم کیوں اس ڈسکشن کو, اگر پاکستان میں دہشت گردی ہو تو ہم اس کو انٹرنل رکھتے ہیں, وہاں دہشت گردی ہو تو وہ اس کو ایکسٹرنل کر دیتے ہیں, اور ہم اگر ایکسٹرنل کرنا بھی چاہیں تو وہ ہم سے ہوتی نہیں ہے,
क्योंकि वो शायद लीडरशिप उसको पॉलिटिकली उस तरह उभार नहीं सकती। इस पे हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, बिकॉज द थिंग इज फ्यूचर, जो अभी तो जो एक सिचुएशन होगी फ्यूचर है, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी इंटरवेंशन थी दोनों, और दोनों ने ये कहा कि अभी सिचुएशन अनप्रडिक्टेबल है, एक डेस्परेशन है मोदी कैंप में, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए फोर्सिएबल फ्यूचर के लिए, 1-2 महीनों के लिए। तो ये बिल्कुल सही एडवाइस है। टेररिज्म पे भी आपकी बात सही है कि पाकिस्तान को इस वक्त, बल्कि ये नगमाना साहिबा ने सही कहा कि वो तीनों आइटम्स के ऊपर अपने ब्रीफ तैयार करके रिगार्डलेस हम लेकर जाएं इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास, स्पेशली यूएस के पास, क्योंकि उन्होंने ऑफर की टेररिज्म पे खसूसन, इसलिए खसूसन कि हमने जितना सफ़र किया टेररिज्म से, हमने कभी किसी को उस तरीके से गरीबान नहीं पकड़ा जिस तरह हिंदुस्तान ने बेलावजह हमारा पकड़ लिया। हमारे पास तो बहुत सारे सबूत थे, लेकिन हमने उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि इस पे थोड़ी शायद हमारी पॉलिटिकल इनिशिएटिव, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव की जहाँ कमी है, वहाँ पे हमारी अपनी रिसर्च वर्क भी है। मैं अभी एक किताब मुकम्मल कर रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया पे, तो मैं उसकी जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि पिछले 25 साल में जितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, सब में तो नहीं, लेकिन अक्सर में एक इंटरनल हाथ इंडिया का नजर आया मुझे। अब मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ पूरा का पूरा कि कैसे इनके अंदर से आवाजें उठी कि ये इंटरनल था। जैसे कुछ लोग फॉल्स फ्लैग कहते हैं, लेकिन चले सारे फॉल्स फ्लैग नहीं है, सारे सेटअप नहीं है, लेकिन इंटरनल हाथ थे। पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना बड़ा आसान है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को नहीं माना। ये आरएसएस लेड गवर्नमेंट है, इसमें कोई अब किसी को शक नहीं रह गया। तो इस वजह से ये लोग इसको बहाना बना के पाकिस्तान के खिलाफ ये करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की हमें ख़ास मदद हासिल है कि वो अब सारा का सारा आश्कार हो गया, और दुनिया जो है उनको भी अंदाज़ा हो गया। कश्मीर का नाम तो अब सबसे पहले उन्होंने ले लिया ना, बल्कि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कहने से पहले भी बहुत सारे अखबारों में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई। मुझे याद है अभी पहला ही इनका मिसाइल्स का दौर चला था, तो कोई इंडियन जर्नलिस्ट जॉन मार्शामर को कर रहा था इंटरव्यू। वो बड़े ज़बरदस्त नामी ग्रामी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखो ये सिलसिले तुम्हारे यहाँ चलते रहेंगे जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता। तो वो एकदम से भड़क उठा, वो जो जर्नलिस्ट था, कि आप ये क्या बात कर रहे हैं? उसने कहा नहीं, बात यही है। तो अब ये रुक नहीं सकता, अब ये उस पे आया, लेकिन हमें तैयारी करनी होगी, हमें वो डोजियर्स बनाने होंगे हर इश्यू के ऊपर। यानी जो जो वाकया हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि इनके कहाँ कहाँ हाथ थे, जब तक आप उस किस्म के डोजियर्स नहीं बनाते। अच्छा, डोजियर्स बनाने का भी एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार ये है कि आप एफआईआर काटे, मुकदमा शुरू हो, लेटर रोगेटरीज आए, उन एक्यूज्ड के नाम जो बाहर से कर रहे हैं इंडिया के, जिस तरह हमने कहा कि जी योगेश कुमार ने और फलाने ने किया, उनके खिलाफ हम लेटर रोगेटरी निकालें, इंटरपोल को भेजें और दुनिया को भेजें। एक सिस्टमेटिकली अब हमें इसको परसू करना चाहिए, हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। ना ही हमें अपनी सक्सेस को इस तरीके से फ्लॉन्ट करना है कि रैलीज कर रहे हैं, बस हो गया। हमें तैयारी करनी चाहिए अगले राउंड की, क्योंकि ये एक ऐसा दुश्मन है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये फिर आएंगे। और कोई पता नहीं है कि बिहार के इलेक्शन से पहले ये फिर कोई इसी तरह का कोई सेटअप करके तो कोई करे, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन जीतने, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वोट के जरिए, पाकिस्तान के खिलाफ सेंटीमेंट के जरिए, मुसलमानों के खिलाफ सेंटीमेंट के जरिए तो वोट जीते अभी तक। इस वजह से इस वक्त है कि इनको एक्सपोज किया जाए। और जो आपका सवाल था वो यही है कि टेररिज्म पे हमें ज्यादा होमवर्क करना है। हमारे जो थिंक टैंक्स हैं, बशमूल हमारा जो अपना थिंक टैंक है स्नोबर इंस्टीट्यूट, हमें भी कुछ काम करना है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के नैरेटिव को वैलिडेट करना नहीं काम होता ना थिंक टैंक्स का। गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं होता, वो अपने डे टू डे कामों में इतना मसरूफ होते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम बैठ के इन सारे जो वाकयात हुए वन बाय वन, इन सब के ऊपर बनाए डोजेस। कुछ लोगों ने काम किया हुआ है, बट वी नीड टू कंसोलिडेट ऑल दैट, ताकि हमारा जब एजेंडा जब हम लेकर जाएं वो मतलब वो सही हो। मैं 2 पॉइंट्स और अगर इजाज़त दें, मुझे पता है कि पानियों पे भी और उस पे कश्मीर पे बहुत बात हो सकती है, पर मैं चाइना फैक्टर का बीच में ज़रूर ज़िक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने देख लिया कि जब क्रंच आया
तो कौन हमारे साथ ठहरा? हमें नजर आया चीन था, तुर्की था, अजरबैजान था, ये बिल्कुल सॉलिडली हमारे साथ थे। बाकियों की शायद हमदर्दियां हों, लेकिन इनका तो हमें पता है। और चीन ने बड़ी खामोशी से, बहुत ही खामोश, जो उनका एक तरीका है। खास अंदाज है कि उसमें वो कोई ऊपर से कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एम्पावर किया। हमारे जो पिछले चंद सालों में जो मिक्स सिग्नलिंग हुई है चीन की तरफ, कुछ लोगों की तरफ से, उन्होंने कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं की। चीन पाकिस्तान का एक काबिल भरोसा दोस्त है, उसके साथ जुड़े रहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात, वो तो चीन ने कभी आपको नहीं रोका कि आप ताल्लुकात अपने ख़त्म करें, बल्कि उनको फ़ायदा है इस बात का कि आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात रहें। तो हम वो उस वक़्त हमारी मीडिएशन चल रही थी, तब भी चीन आपके साथ खड़ा था। तो ये एक मेरे ख़्याल में ज़हन में फ्यूचर में रखना चाहिए कि चीन के ऊपर कभी आइंदा कोई मिक्स सिग्नलिंग नहीं होनी चाहिए। एक बात और मैं अभी लिखी थी कि हाँ, कि ये जो जज़्बा आया है ना नेशन के, एक पूरी कौम की कामयाबी हुई है, क्योंकि फौज अकेले तो नहीं लड़ती ना जंग, तो पूरी कौम। मैं अब यहाँ पे लाहौर में था, तो वाल्टन में उन्होंने पहला अटैक किया था ड्रोन से हमारे एयर डिफेंस रडार्स के ऊपर। तो मैं उस वक़्त नोट कर रहा था कि हमारे लोग बिल्कुल बेहौसला नहीं थे, फिर रहे थे, सारा कुछ चल रहे थे, रेस्टोरेंट भी ओपन थे, मार्केट्स भी ओपन थे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कौम कौम बन गई है। इससे एक नया पाकिस्तान वजूद में आया है, क्योंकि हमें अंदाज़ा हुआ कि हम तो, हमारे सफारतकार, हमारे मीडिया, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, सब ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मेरे ख्याल में ऐसी मैंने परफॉर्मेंस अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं। मैंने 1965 वॉर में बहुत छोटा था, उस वक़्त देखी थी थोड़ी-सी। लेकिन ये जो ज़बरदस्त हमें अब इसको इस्तेमाल इंटरनली भी करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये पॉइंट दोनों ने कुछ कहे कि इंटरनली अब अपने आप को आप मज़बूत कीजिए, अपनी इक़्तिसाद को सबसे पहले तवज्जो दीजिए, क्योंकि ये नहीं ठीक कि आप दूसरों के दस्ते नगर हों। आपके अंदर जज़्बा जो है और आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है, वो दुनिया को नज़र आ गई है। और इसको अब हमें इस्तेमाल करके हमारी कायदीन को हमारे चाहिए कि अब हम उस तरफ लग जाएं, ताकि कौम को मजबूत करें। चीन की दोस्ती सर आंखों पर, लेकिन हमें अपने ऊपर भी भरोसा करने के लिए बहुत काम करना है। वो हर मौका है कि अच्छा हम उस पर काम करें। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब एडमिरल खान हिशाम साहब, हम ये बात सुनते थे कि जी इंडिया इज़ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, अभी बात हो रही थी। ये जो सिचुएशन है, इसको आप कैसे देखते हैं कि अब इंडिया की क्या पोजीशन है कि वो तो पाकिस्तान के साथ भी पूरा वो नहीं इंगेज कर सकते। दूसरा, ये जो अमेरिकन्स का बीच में इंटरवीन करना, कहा जाता है कि ये भी एक पाकिस्तान में नॉर्मल चल रही है कि बेसिकली अमेरिका ने इंडिया को बचाया है बिकॉज दे सॉ कि जी ये पाकिस्तान चाइना का एक जो कनेक्शन रिलेशन है, जिसको जेडी वैंस ने कहा था कि वी सी इट एज ए ब्रॉडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। और कहा जाता है कि वो जेडी वैंस की कॉल जिसने नरेंद्र मोदी को कन्विंस किया कि तुम बात करो वरना चीज़ें आउट ऑफ सिचुएशन चली जाएंगी। आप इसको कैसे देखते हैं? इंडिया की मिलिट्री फिर देन उनकी एयरफोर्स परफॉर्म नहीं कर सकी, तो वो एक मजीद उनके लिए एक चैलेंज बन गया अपने आप को साबित करने पे। तो ये अमेरिका ने क्या इंडिया को ये बताया है कि आप तभी इतने, ये जो आप हर रोज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मल्टी अलाइनमेंट की बातें करते हैं, हमने रशिया से भी तेल लेना है, हमने अमेरिका से ये लेना है, हमने चाइना से ये लेना है, वो उनको कह रहे हैं लाइन पे खड़े हों और हमारे वो करें जो हम कहते हैं। आपका स्टेचर हमने बढ़ाया है, आपका स्टेचर इतना है नहीं है। एडमिरल साहब, इस सवाल का भी अगर जवाब दिया और वट एवर एल्स यू वांट टू से सर। अच्छा जी, बिल्कुल। हाँ, ये एक क्या कहते हैं, बहुत अच्छा सवाल है और दैट्स द की क्वेश्चन। पहले एक एम्बेसडर नगमाना ने और एम्बेसडर एजाज ने जिक्र किया। दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान हैज़ गॉट ए स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। अब हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैश इन करते हैं, डिप्लोमेटिकली, इंटरनली और in our relations with the Gulf or with so many others, तो जो हमारी जैसे कहते हैं ना कि rebirth of Pakistan as a key player in this region and in global affairs, वो जो है इस अपॉर्चुनिटी को कैश इन करना है। जो आप नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, वो हमें अभी, यानी कि आई एम नॉट क्वाइट द एक्सपर्ट, बट हमें जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है उसको जहाँ
अमेरिका जो है US about policy of containment of China through military coercion, through economic coercion, through all these, and having their allies such as India and having a number of military and economic and other agreements to prop them as a counterweight to China. तो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट शेक तो हुआ है, बट मेरा नहीं ख्याल कि इन द लॉन्ग रन ये कंस्ट्रक्ट अभी चेंज होने वाला है. इसको इस कॉन्फ्लिक्ट ने डेंट पहुंचाई है, और इस अपॉर्चुनिटी को चाइना कैसे यूज करता है बाय enhancing its influence through military and arms sales, and also through economic cooperation with the other countries in the region. ये कैसे pan out होता है, that is what will determine maybe कि इंडिया का स्टेटस या vis-a-vis पाकिस्तान क्या होगा. इस कॉन्फ्लिक्ट में दी फुल जैसे कहते हैं कि फोर्स पोटेंशियल ऑफ इंडिया, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान वाज टेस्टेड. और इसमें जो एक ग्लेरिंग जिसे कहते हैं ओमिशन तो नहीं कहना चाहिए, एक ग्लेरिंग जो शॉर्टकमिंग थी, दैट वाज दैट इंडिया चोज नॉट टू यूज देयर ओवरवेलमिंग सो कॉल्ड ओवरवेलमिंग सुपीरियरिटी इन द मैरीटाइम एरेना. और जैसा कि आपको मालूम है कि जो रॉबर्ट कैपलान कहता है कि जी ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज शिफ्टेड इमेजरेबली फ्रॉम East Eurasian landmass to Asia Pacific, where the contested arena is maritime. उसी के थ्रू यूएस अपनी पावर प्रोजेक्ट करता है, उसी के थ्रू उसने इंडिया की मैरीटाइम, चाहे वो P-8Is हों, चाहे वो SH-60 हेलीकॉप्टर्स हों, एंड राफेल्स कमिंग फ्रॉम फ्रांस फॉर देयर न्यू कैरियर, ये सारी चीज़ें जो है ये मौजूद है. और ऑब्वियसली द न्यूक्लियराइजेशन ऑफ इंडियन ऑयल. I think it was partly because of the recent operational enhancement within Pakistan Navy, जो इसे डिफेंसिव से ऑफेंसिव फोर्स की तरफ ले गई है, and plus the cost of such misadventure could have been quite lethal in terms of losing their major ship or other units at sea. तो ये वाली जो एलिमेंट है ये पूरी तरह प्ले आउट नहीं हुआ. तो मैं ये समझता हूँ कि अभी द ज्यूरी इज स्टिल आउट कि ये जो प्री कॉन्फ्लिक्ट एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट थी, वो उसको किस हद तक जो है वो, लेकिन विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द ट्रेडिशनल थॉट ऑफ जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट यूएस एस्टैब्लिशमेंट की है, वो दैट हैज चेंज्ड. He has openly said that he used both, क्योंकि किसी भी बुली के अगेंस्ट अपीसमेंट काम नहीं चलती, कोर्शन काम करती है. A strong arm tactic is required to rein in a behavior which comes out of emanates from India. तो हमें ये जो अपॉर्चुनिटी, अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, अपनी इंटरनल कोहेजन में, अपनी डिप्लोमेटिक स्पेस को रीऑक्यूपाई करने में, क्योंकि जो सारे एनवायरनमेंट है इस वक्त फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेश, इन टर्म्स ऑफ श्रीलंका, मालदीव्स एंड गल्फ कंट्रीज. वी मे हैव टू वर्क हार्ड, बट जब तक हम अपनी नेशनल पावर पोटेंशियल को उस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, जब तक चाहे वो मिलिट्री पोटेंशियल हो, चाहे इकोनॉमिक पोटेंशियल हो, चाहे वो इंफॉर्मेशनल हो, साइबर हो या मीडिया का हो, हमें ये पूरे इसमें काम करने की जरूरत है. और इस जिसे कहते हैं ना, इस बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर हमें वी शुड बी रेडी टू टेक ऑफ. तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को एक जोल्ट हुई है. द वेस्ट हैज ए सेकंड थॉट्स, और यही हमारी कंटेंशन रही है कि एक दुनिया की इस खित्ते की तरफ एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए.
और जो की क्वेश्चंस हैं इन टर्म्स ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट, इन टर्म्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, एक रूल बेस्ड एक रूल बेस्ड ऑर्डर यहाँ होना चाहिए, ताकि ये खित्ता जिसपे 2 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, इनकी इनकी प्रॉस्पेरिटी हो सके. दैट इज लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी will only come through economic prosperity and integration. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जब तक ये मोदी गवर्नमेंट और ये आरएसएस का हिंदुत्व का एजेंडा अगर इंडिया परसू करता है, उसमें मैं कोई ज्यादा चांस सक्सेस के चांसेस नहीं देखता. बट होपफुली इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के थ्रू हो सकता है कि इंडिया इन फोर्सिएबल फ्यूचर विल कम टू टर्म्स विद द रियलिटी कि जो उनका जो स्टेचर था, उसको जो स्वीयर जोल्ट मिला है, वो दैट इज वेयर दे बिलोंग. बिल्कुल. अम्बेसडर साहब, आपके पास आता हूँ. अब हमारे पास आखिरी कुछ 7-8-10 मिनट रह गए हैं. ये जो चाइना के हवाले से हम बात कर रहे थे, इंडियंस ये समझते थे कि चाइना शायद विल नॉट कम एंड सपोर्ट विद पाकिस्तान, की सपोर्ट नहीं करेगा. शायद वो समझते थे कि चाइना जो है उसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं. प्रेसिडेंट शी ने रिसेंटली कहा था, ड्रैगन एलिफेंट टैंगो की बात की, तो शायद चाइना विल नॉट कम. ये उन्होंने क्यों इस चीज़ को फोर्सी किया या ये सोचा? व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट मैडम? उसके बाद मैं वैसा को कहूँगा कंक्लूड कर दें प्लीज. जी, मुझे सिर्फ एक दो बात कहनी है. जहाँ तक चीन का सवाल है, देखें, चीन को लोग बहुत मिसरीड करते हैं. और मेरे तो पीछे 20 साल 25 साल से, बल्कि अब चीन को मैं देख रही हूँ, सर्व भी किया है 2 दफ़ा वहाँ. और मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है कि लोगों को चीन की फुल स्ट्रेंथ की रियलाइजेशन नहीं है. ये वेस्ट ने भी, अमेरिका ने भी, अब उनके इंटेलेक्चुअल्स ने और एकेडमिक्स ने सीरियसली चाइना को स्टडी करना शुरू किया है. और वही था कि इंडिया को ये घमंड था कि जी हमारी शायद जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है जो हमें कवर दे रही है, वो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है और ये हम वॉर विन नहीं कर पाएंगे. लेकिन हकीकत ये है कि आज से 6-7 साल पहले भी चाइना में जो कॉन्फिडेंस था, वो यही था कि जी टेक्नोलॉजिकली हम बहुत आगे निकल चुके हैं और वेस्ट को से इस वक्त भी हम 5 से 7 साल आगे हैं. तो उनको कैचअप खेलने में बड़ी अभी टाइम लगेगा. और दूसरा, कैचअप खेलने में वेस्ट का प्रॉब्लम ये है कि इकोनॉमीज़ इतनी ज़्यादा उनकी कमज़ोर हो चुकी हैं कि जिस किस्म का वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाते थे, चीन अब उससे अमेरिका की निस्बत 300 टाइम्स मोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाता है. तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. और ये एक आम परसेप्शन था कि जो नेक्स्ट वॉर होगी वो फिर एआई और रोबोटिक्स की होगी. तो चीन उसमें काफ़ी आगे निकल गया है और ये इन्होंने उसको मिस रीड किया. दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा मैं करना चाह रही थी, इन्होंने हिशाम साहब ने थोड़ा सा उस पर एक जिक्र किया है कि इट मे बी फार फेच्ड, बट हमें ये भूलना नहीं चाहिए. मैंने, हिशाम साहब ने भी कहा, मैंने भी पहले यही कहा था कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ये इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो अमेरिका की है वो कोई इरोड हो गई है या कोई ख़त्म हो गई है. जैसे कि एजाज चौधरी ने साहब ने जिक्र किया कि उस पर डेंट ज़रूर पड़ा है. लेकिन हमें इस बात को ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और छोटी नेबरिंग कंट्रीज़ जिनको इंडिया ने टेरराइज़ किया हुआ था, जो थोड़ा-थोड़ा अभी जान पकड़ नहीं थी बिकॉज़ ऑफ चाइनीज़ विन-विन कोऑपरेशन एंड जियो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा तक़वियत मिली है. जो सब, चाहे उसमें श्रीलंका हो, भूटान हो, ये क्या कहते हैं, बांग्लादेश हो या मालदीव्स हो, आई थिंक इस वक्त जिस किस्म की हमने अपनी स्ट्रेंथ शो की है इन कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन विद चाइना, ज़रूर ये लोग सोच रहे होंगे कि now maybe is the time that we free ourselves from the influence and clutches of
इंडिया, आपने देखा है कि मालदीव्स ने तो ऑलरेडी इनके फौजियों को कह दिया था जी आप अब बोरी बिस्तरा उठाएं और जाएं। नेपाल ऑलरेडी बहुत ज्यादा तेजी से अपने कनेक्शंस और रोड्स एंड ब्रिजेस एंड रेलवेज एंड एयरलाइंस से चीन से कनेक्ट हो रहा है। और बांग्लादेश ने, हालांकि छोटा मुल्क है और बहुत ज्यादा इंडिया के प्रेशर में था फॉर सो मेनी इयर्स, लेकिन उसने भी जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो बहुत क्लियरली कह दिया था कि वी विल स्टैंड ऑन द साइड ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जो साउथ ईस्ट एशिया में छोटे ममालिक थे जो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हुए थे, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये क्वाड और ऑकस और फलाना ढिमकाना जो इन लोगों ने बनाए हुए हैं सिक्योरिटी, न्यू सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स, उसकी वजह से, और इतना ये जापान को भी अब कह रहे थे कि जी आप भी दोबारा अपनी आर्मी बनाएं, और साउथ कोरिया को भी मजीद वो पैप अप कर रहे हैं, और इंडिया को भी कर रहे थे। तो वहाँ भी एक कुछ ममालिक में जो बेचारे they weren't able to make up their minds कि हम सोली इधर हैं कि इधर हैं। I think उन ममालिक को भी इस वक्त बहुत तकवीत मिली होगी कि it may not be that easy a game, और ये सिर्फ पेपर पे लिखी हुई स्ट्रेटेजी के यहाँ पे इंडिया और यूएस मिलके इस पूरे एरिया को अपने इन्फ्लुएंस में ले लेंगे, तो आई थिंक उनको भी इट मस्ट बी वेरी हार्टनिंग फॉर देम एज वेल। एंड ऑफ कोर्स जैसे हुशाम साहब ने कहा, फॉर द गल्फ states also they would have to rethink। ठीक है, उनके इकोनॉमिक लिंकेजेस बहुत ज्यादा हैं उनके साथ, बट इट इज नॉट जस्ट द इकोनॉमी, it is also your security cover that is required। मुस्लिम ममालिक को इस वक्त बहुत ज्यादा हौसला हुआ होगा, और वो जो एक डाउट से और इंडिया की तरफ रुझान, खास तौर पे अब सऊदीया यूएई का, ये दीज आर नोन फैक्ट्स के बहुत ज्यादा झुकाव उनका बढ़ता चला जा रहा था। आई थिंक दे विल हैव टू रीथिंक कि जी बिल्कुल ये इस तरह राइट ऑफ पाकिस्तान को नहीं कर सकते, ये इट्स द गेम इज चेंजिंग। तो आई थिंक ये 5 घंटे का जो हमने कॉन्फ्लिक्ट में अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाई है, इसका बहुत ज्यादा गहरा और दूररस असर होगा। बट आई 150% एग्री विद एजाज साहब कि अब हमें सोबराइटी दिखानी चाहिए। हमने बिल्कुल बहुत सेलिब्रेट कर लिया, अब हमें ब्रोवाडो नहीं करना चाहिए। अब हमें सिर्फ सर डाल के अपनी मईशत और अपनी जो नेशनल स्पिरिट है और यूनिटी है और हार्मनी है, उस पे तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र हमने अदा कर दिया, अब ढोल बाजे बंद करें और काम शुरू करें। बिल्कुल, थैंक यू मैडम। वैसे अगर आप इस साइड डिस्कशन को 1-2 मिनट में प्लीज रैप अप कर सकें कि क्या कंक्लूड हुआ, कैसे। बड़ी आई थिंक हमने बहुत सारे एरियाज को टच किया। स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट जो इस खित्ते में था, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान समझ रहा था कि वो अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, उस पे डेंट पड़ा है। अब हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान को भी अपने पावर पोटेंशियल के ऊपर ज़्यादा एतमाद उसका बड़ा है। हमारे अंदर जो एक नेशनल स्पिरिट आई है, उससे मेरे ख्याल में वी कैन not only boost our own productivity as a nation, but उससे हमारे जो दोस्त थे बहुत सारे, हमारे जो हमसाए हैं छोटे दूसरे, उन सबको भी बहुत कॉन्फिडेंस मिला है। चीन के साथ हमारी दोस्ती ने एक बार फिर करिश्मा दिखाया है, और अमेरिका का जो इंटरवेंशन है इस वक्त वो बड़ा वैल्यूएबल है हमारे लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बहुत वो टाइम टेस्टिंग है। हिंदुस्तान के अंदर एक काफ़ी मुश्किल पेश आ गई है। बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप को चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म का सामना है। अब उनको नहीं अंदाज़ा हो रहा कि अमेरिका की उसको कैसे हैंडल करें जो उन्होंने ऑफर्स की हैं। तो एक अभी पाकिस्तान को अपनी प्रिपरेटरी मोड जो है अपना लोअर नहीं करना चाहिए, ना फ्लॉन्ट करना चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त आया है कि अब हम अपना एजेंडा ज़्यादा बेहतर तरीके से एडवांस कर सकते हैं। आगे जो आ रहे इम्तिहान उसमें से हम कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और स्नोबर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, कमर चीमा साहब, आप यू आर द लिंचपिन माशाल्लाह। स्नोबर के लिए बहुत आप
अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। थैंक यू। वैसे थैंक यू मैं मैडम। अगर इजाजत हो तो एक जुमला कहूंगी कि स्नोबर के कम से कम 4 लोग जो यहाँ मौजूद हैं, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जब से ये स्टार्ट हुआ है, हमने सबसे ज्यादा सब थिंक टैंक्स से आगे निकल के, हालांकि हम सबसे छोटे हैं, मीडिया में सबसे ज्यादा जिहाद स्नोबर ने किया है, और हमने each one of us has done more than 50 interventions at various platforms, internal and external. So I think we should congratulate ourselves on that. बिल्कुल सही कह रही है मैडम। थैंक यू वेरी मच अम्बेसडर नगमान हाशमी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और आपकी जो सारी बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई। अम्बेसडर एजाज चौर साहब, एडमिरल खान शाम साहब, आप तीनों को बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।